नमस्कार। शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में 2 दिवसीय पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जनमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी ने हासिल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नई ऊंचाइयां। वाराणसी के संत रविदास घाट पर पूर्वांचल के 4 जिलों को मिली बड़ी सौगात। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया में 7 सामुदायिक जेटी का हुआ उद्घाटन। 8 की रखी गई आधारशिला। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में 55 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री के संघर्षों को दर्शाया गया। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीएचयू में स्टार्टअप के अंतर्गत काम कर रहे युवाओं से की बात। कहा, स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है युवाओं का रुझान। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में 2 दिवसीय पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज इंटरनेशनल समिट 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तकनीक के सहारे उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश तरक्की कर रहा है। समाज के किसी भी वर्ग में तरक्की के लिए तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, प्रदेश में उनको भली भांति लागू किया जाता है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने में भी तकनीक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के लोगों की आय की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के संचालन में और केंद्रीयकृत व्यवस्था में प्रधानमंत्री गतिशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। जल क्षेत्र में आय की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों का बहुत बड़ा महत्व है। जल मार्ग में अपार संभावनाएं हैं। 2014 से पहले यहां इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ था, वहीं आज 8.5 साल में इस क्षेत्र में रिकॉर्ड तरक्की हुई है। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की तकनीकी सोच ने आज देश की दशा बदल दी है। यही कारण है कि आज योजनाएं बनाने के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग तकनीकी के सहारे हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पीयूष गोयल साहब ने बहुत मेहनत की है और इसके वजह से आज देश का हर प्रांत इस पॉलिसी का साथ जोड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अलग अलग मंत्रालय को जो दायित्वभार दी गई है, हर मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। और उसी दिशा पर हम लोगों ने भी वाटरवेज की तरफ से भी ये 2 दिन का जो हमने बैठक बुलाया है, इस सेशन में वाटरवेज समिट कैसे हमारे जलमार्ग विकास हम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग विकास के जरिए जनता की जो क्षमता, जनता की शक्ति दोगुना बढ़ाने के लिए और उनके उपार्जन और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो हमें दिशा दी है, जो विजन दी है, उसी विजन को साकार करने में हमारा भी मंत्रालय लगे हुए हैं। सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी माता बहनें बहुओं के साथ, बेटियों के साथ कितनी हीन भावना होती होगी कि आधे से अधिक घरों में आजादी को 67 साल के बाद भी हम शौचालय नहीं दे पाए थे। करोड़ों घर ऐसे थे जिनके पास पक्का मकान नहीं था। करोड़ों घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी शहरों के बाहर जर्जर व्यवस्था में थी। अन्य ऐसे क्षेत्र जो कोई भी विकसित देश के लिए एक फाउंडेशनल रोल प्ले करते हैं, ऐसे क्षेत्रों पे पैरेलली, साइमल्टेनियसली प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष बल दिया। उनके ध्यान में है कि अगर कोई देश को विकास करना है,
जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सड़कें बन जाए या रेलवे लग जाए ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे देश में नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड बने। उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज बना था आज से लगभग 30 वर्ष पहले सरयू नदी में। उस पे हर वर्ष रिपेयरिंग का कार्य करना पड़ता है। ऐसे आप पटना में जाएंगे, आपको यही देखने को मिलेगा, उसका एक लेन तो हमेशा रिपेयर में रहता है। एक दिखाता कि प्लानिंग का अभाव, अगर उस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, कोई पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म मौजूद होता तो संभवतः ब्रिज का निर्माण कहां पे होना है, और उसके कारण कार्य की क्वालिटी के साथ साथ कार्य की समयबद्धता को, टाइम बाउंड कार्य हो सके, उन सभी की दृष्टि से आज ये प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत यद्यपि यह 1 वर्ष पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नया स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी में संत रविदास घाट पर 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण और 8 जेटी की आधारशिला रखी। वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच भारत का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विला को भी लोकार्पण किया जाएगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 के तहत भारत सरकार अंतर्देशीय जलमार्गों को सुगम और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में वाराणसी में आज 8 घाटों की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में यह घोषणा भी की गई कि वाराणसी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलयान और 4 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जलयान मिलेंगे। इस अवसर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य एक करार भी हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय नौवहन मंत्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जलमार्ग के क्षेत्र में बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हर सेक्टर में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में हम सब लगे हुए हैं। लक्ष्य है देश को आत्मनिर्भर बनाना, लक्ष्य है हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान खड़ा करना। आज इस पवित्र स्थान पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति ये महास्थान पे आए हैं और काशी विश्वनाथ धाम का जिसका दर्शन हुआ है, तो मुझे लगता है उनके जीवन हमेशा आनंद से भरे जाते हैं, आनंद से भरपूर रह जाती है। इसलिए क्योंकि यहां वो आध्यात्मिक शक्ति है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। कल मैं जब गए 1 घंटा वहां रहे तो भक्तगणों का जो भक्ति भावना मैंने देखी है, मां गंगा की चरणों पे समर्पित भावनाओं से हर भक्तों ने जैसे प्रणाम दी है, इससे साफ जाहिर है हिंदुस्तान का जो महत्व दुनिया में सबसे बड़े और बड़े शक्तिशाली है। क्योंकि हमारे सभ्यता और संस्कृतियों ने जो हमें परंपरा दी है, इससे हमें आज 21वीं सदी में अपने शक्ति को दुनिया में साबित करने के लिए मौका मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जलमार्ग से दूसरे यातायात पर लोड कम पड़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के घाट पर हुए यह लोकार्पण और शिलान्यास निश्चित रूप से जल यातायात के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और क्षेत्रीय उत्पादों को विश्व पटल पर पहुंचाने में भी कारगर साबित होंगे। ये जो 15 जेटीज जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बनिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा। और यह इसके माध्यम से
यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ब्रह्मलीन श्री सतुआ बाबा की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मलीन यमुनाचार्य सतुआ बाबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने षष्ठम सतुआ बाबा को लोक कल्याणकारी और धार्मिक जागरण कार्यक्रमों का ध्वजवाहक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। मानवता, जीव मात्र और चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित संतों की यही परंपरा उन्हें शेष समाज से अलग करती है। सतुआ बाबा की परंपरा संत समाज की विशिष्ट परंपरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके कृतित्व के आधार पर बनती है। काशी की धरती बहुत विशिष्ट है। इस भूमि को बाबा विश्वनाथ की कृपा, काल भैरव का संरक्षण और मां गंगा का आशीर्वाद मिला है। जो यहाँ जिस भाव से आया उसे उस भाव की प्राप्ति हुई। काशी में दिए गए भगवान बुद्ध के ज्ञान और उपदेश को पूरी दुनिया में अमरता प्राप्त हुई। जो भी काशी आया उसे एक नई ऊंचाई मिली। ऐसे ही पूज्य संतों की विशिष्ट परंपरा में सतुआ बाबा की परंपरा भी भारत के संतों की परंपरा की एक विशिष्ट परंपरा है। जब भी मेरे काशी वासियों से बातचीत होती थी कि किसी एक कार्यक्रम में किसी संत को आमंत्रित करना है, तो यहाँ के सभी महानुभावों के द्वारा एक नाम आ जाता था कि सतुआ बाबा को बुलवाइए। और उसी परंपरा में पूज्य संतों की उस विशिष्ट परंपरा में सतुआ बाबा आश्रम और सतुआ बाबा की यह परंपरा भी है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा महामंडलेश्वर श्री महंत स्वामी संतोष दास जी महाराज सप्तम सतुआ बाबा को कि अपने पूज्य गुरुदेव के उन कार्यक्रमों को संस्कृत के प्रचार प्रसार का हो, जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, गो सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो और तमाम अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को वह बड़ी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 55 पेंटिंग लगाई गई हैं, जिसे पीएम मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दुबई में रहने वाले अकबर खान ने बनाई है। प्रदर्शनी 11 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगी। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय आयुष, पोर्ट और वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। ये पेंटिंग्स गुजरात में चाय बेचने से लेकर मोदी के विश्व नेता बनने तक और जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़े कदम उठाने पर आधारित है। इसमें पीएम मोदी की उपलब्धियों और चुनौतियों को भी बखूबी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं को भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों से परिचित कराना। चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के मोदी जी के जीवन। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बनाई गई है जो चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें मोदी जी के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है। मतलब मोदी जी जब चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री जी तक का, प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा सफर दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। और हर चित्र, हर पेंटिंग,
हर फोटो अपनी एक अलग विविधता में जो है एकता को दर्शाता हुआ अलग ही एक छवि है। सब में एक अलग अलग थिंक है, अलग अलग सोच है। पूरे जितने चित्र यहाँ 55 चित्र लगे हुए हैं, 55 में अलग अलग उनकी जो थीम है। इस प्रदर्शनी में मोदी जी की जीवन गाथा, कैसे एक गरीबी से और चाय बेचने वाला व्यक्ति आज विश्व का सर्वमान्य नेता बनने जा रहा है। पूरे भारत में एक सर्वांगीण विकास का दौर चल रहा है। इसके पिछले चित्र में हम सब ने देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शाहजहांपुर स्थित बायो कंपोस्ट गैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस प्लांट से गोबर से खाद और गैस बनाने का कार्य किया जाएगा। किसानों के लिए यह प्लांट काफी उपयोगी होगा। वाराणसी में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप के अंतर्गत काम कर रहे युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद सेंटर में महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कल तक भारत में कम पढ़े लिखे लोग व्यापार करते थे और पढ़े लिखे लोग नौकरी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप योजना से आज पढ़े लिखे युवा अपना कार्य कर रहे हैं और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया विजन को लेकर जिस तरह छात्र छात्राएं आगे आ रहे हैं, उससे देश में स्टार्टअप की संख्या काफी बड़ी है। उन्होंने कहा कि यह अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी नए स्टार्टअप को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7,491 स्टार्टअप इस समय रजिस्टर्ड हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बिजनेस में, व्यापार में सरलता है। इस सब को लेके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और बाकी इस क्षेत्र में जो काम किया गया है, उसके लिए मैं सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन सेंटर के सभी हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूं। समाचारों में वक्त है एक और छोटे से विराम का। लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कानपुर स्थित रामा विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुरुआत की। इस दौरान राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच पास हुए 3,222 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की। इसमें 45 शोधार्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिली। वहीं अंडर ग्रेजुएट और पीजी में उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में से सर्वोच्च अंक पाने वाले 133 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 102 विद्यार्थियों को रजत पदक से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। साथ ही पठन पाठन और परीक्षा प्रणाली को विद्यार्थी केंद्रित एवं लचीला बनाना है। अपना
वाराणसी के ज्ञानव्यापी सर्वे विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निरीक्षण से सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी मामले पर सर्वे में किसी का अहित नहीं होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पुरातात्विक सर्वे आदेश निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। आदेश विधिपूर्ण है। गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और अन्य ने सर्वे आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 2 याचिकाओं में एक इंतजामिया कमेटी की ओर से और दूसरी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। प्रकाश पाड़िया की कोर्ट में होना था। 12 बजे से हियरिंग शुरू होनी थी और 12 बजे से शुरू हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके कार्यान्वयन की दृष्टि से और उसके संबंध में विधिक पहलुओं का माननीय न्यायालय से अवगत कराया और यह सर्वथा उन्होंने कहा कि जो इसके विरुद्ध आपत्तियां याचिका में लगाई गई हैं वो बिल्कुल निराधार है। इस सर्वे से दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों के तर्कों को न्यायपूर्ण ढंग से समाधान के लिए सर्वे किया जाना आवश्यक है, ताकि दूसरे पक्ष जो ये कहते हैं कि वहाँ मस्जिद है वो भी उनकी बात जो है वो देख ली जाएगी कि मौके पर क्या है, और दूसरा पक्ष कहता है जो कि मंदिर है उसकी भी बातें तथ्यपूर्ण ढंग से मौके पर निरीक्षण करके देखी जाएगी। इसलिए किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है कि इसके लिए मैं अन्य बहस के लिए जो शेष बहस हुई है उसके लिए 28/11 की तिथि नियत कर देता हूं। उस दिन मैं पूरा बहस सुन लूंगा। समाचारों में वक्त है एक और छोटे से विराम का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने एक जिला एक उत्पाद विषय पर देशव्यापी जागरूकता अभियान की आज लखनऊ से शुरुआत की। पत्र सूचना कार्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कारीगरों, विक्रेताओं और लाभार्थियों के साथ ODOP की टीम ने संवाद स्थापित किया, जिसमें कारीगर तथा उत्पादकों ने अपने उत्पादकों, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा मार्गदर्शन के बारे में विचार साझा किए। जिला उद्योग केंद्र लखनऊ के उपायुक्त मनोज चौरसिया ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के संवर्धन तथा इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चालू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अब तक 20,000 से भी अधिक ODOP उत्पादों का क्रय विक्रय हो रहा है। कुछ बनाते हैं और अलग अलग इंडिया में अलग अलग मुंबई, दिल्ली, जयपुर तक हम एक्सपोर्ट मतलब भेज रहे हैं उनका सामान बना के। यहाँ हम एक PIB के कोलैबोरेशन में एक मीडिया इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पे एक जो ODOP इनिशिएटिव है, एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है, जहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट एक जिले से चुना है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी चुना है कुछ जिलों से, और हम उन प्रोडक्ट्स को एक विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल रोड शोज, इंटरनेशनल प्रेजेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, जहाँ पे हम GST ड्राइव्स, वीवर ID ड्राइव, आर्टिजन ड्राइव, NPOP सर्टिफिकेशन कराएंगे, और एक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम एक प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे लोगों को, और उन प्रोडक्ट्स को हम वोकल टू ग्लोबल के आधार पर एक इंटरनेशनल पहचान देंगे। प्रत्येक स्तर पे मतलब प्रशिक्षण के स्तर से लेकर के और निर्यात के स्तर तक हर स्टेप पे मदद की जा रही है। मतलब अगर कोई कारीगर है तो सबसे पहले उसको प्रशिक्षण और उसके बाद उन्नत टूल किट, उसके बाद जब वो उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के प्रचार का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी ऐप के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र खुद जारी कर सकते हैं।
इसको लेकर आज प्रयागराज के बमरौली SBI शाखा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने और मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी की जानकारी दी गई। इस अभियान में पेंशन भोगियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस सुविधा के आ जाने से बुजुर्गों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। उन्हें अब प्रमाण पत्र के लिए दर कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा। उस जागरूकता अभियान में जितना भी हमारे पेंशनर्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो इनको एक टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जा रहा है ताकि इनके बायोमेट्रिक से, फेस रिकग्निशन से या इनके जो लाइफ सर्टिफिकेट हैं, जो साल भर में एक बार की एक प्रक्रिया है, उसको सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपलोड किया जाए। अभियान है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है भारत सरकार की तरफ से कि पेंशनरों को जानकारी दी जाए कि वो स्वयं भी रामपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के संबंध में आज भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उपचुनाव के लिए 37 विधानसभा रामपुर के 72 सेक्टरों में प्रमुख नेताओं को सेक्टर इंचार्ज बनाया गया, जो कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के हेतु कार्य करेंगे। नकवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के सिद्धांत के साथ कार्य कर रही है और भाजपा ने समाज के हर तबके में विकास और विश्वास पैदा किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी के संत रविदास घाट पर पूर्वांचल के 4 जिलों को मिली बड़ी सौगात। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में 7 सामुदायिक जेटी का हुआ उद्घाटन। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 8 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने BHU में स्टार्टअप के अंतर्गत काम कर रहे युवाओं से की बात। कहा, स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है युवाओं का रुझान। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।